यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, गप सप बाद में होगा, पहले क्वेश्चन आप 100 सेंचुरी पहले पुराइए। करे यू मस्ट आइदर, तो नियम कहता है आइदर के बाद और होनी चाहिए, आइदर के बाद एंड नहीं बल्कि आइदर के साथ और होनी चाहिए। तो यहाँ एंड के स्थान पर आपको और लगाना पड़ेगा, मतलब इसका कुछ सीक्वेंस चलता है, आइदर डॉट 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 और नाइदर डॉट 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 नोर। फिर इसी तरह से हम लोग लिखते हैं नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो। फिर लिखते हैं हम लोग आइदर और नाइदर नोर नॉट ओनली बट आल्सो। फ्रॉम टू आता है, बिटवीन एंड आता है ना। ये सभी सीक्वेंस हम लोग के साथ चलेगा, आइदर और नाइदर नोर नॉट ओनली बट आल्सो, फ्रॉम के बाद टू आएगा। तो वही सेंटेंस कर रहा है, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडी। आप या तो अपने पढ़ाई को जारी रखें या स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, या फिर एग्जामिनेशन से पहले काफी देर तक पढ़ाई करें, काफी देर तक मेहनत आपको करना चाहिए। तो आइदर के साथ एंड नहीं बल्कि और लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और स्टडी ध्यान दीजिएगा, स्टडी जब नाउन के रूप में रहेगा तो स्टडीज लिखा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ द न्यू, क्वेश्चन देखिए, द न्यू टैक्सेशन रेट्स, नए टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा अनाउंस किए गए नए टैक्सेशन रेट्स आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते फिर हम बनाना स्टार्ट करते। देखिए लिखा हुआ द न्यू टैक्सेशन रेट्स, ये नाउन हो गया, नाउन। ये आपको अनाउंस आपको V2 और V3 दोनों लग रहा होगा। अनाउंस्ड जो आपको दिख रहा है वो V2 और V3 दोनों दिख रहा है, तो आप इस पर जोर दीजिएगा। अनाउंस जो आपको दिख रहा फिर बाई लगा हुआ, इसका मतलब कन्फर्म। हर कोई विद्यार्थी सोचेगा सर पैसिव वॉइस बना हुआ। भाई साहब जब पैसिव वॉइस होगा तो कन्फर्म बी फॉर्म लगेगा, जब यहाँ बी फॉर्मेट लगा देंगे तो फिर कन्फर्म है कि आर किसके लिए आए, तो इसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। नाउन प्लस V3 प्लस नाउन पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। नाउन प्लस V3 प्लस नाउन बाई, कभी कभी बाई रहता कभी कभी नहीं भी रहता, ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल जितने आएगा, पास्ट पार्टिसिपल जितने भी पास्ट पार्टिसिपल होगा सब के सब, सभी के सभी पैसिव वॉइस का काम करेगा, सभी आपका पैसिव वॉइस का काम करेगा। जब पैसिव वॉइस का काम करेगा तो वर्ब का यूज हम पहले वाले नाउन के अनुसार लेंगे। जैसा नाउन होगा यस इक्वल टू यस, पी इक्वल टू पी आएगा। ये बाई प्लस नाउन कभी कभी रहेगा कभी कभी नहीं भी रहेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभी रहेगा कभी कभी नहीं भी रहेगा। तो यहाँ सेंटेंस आपको ध्यान देना, नाउन प्लस V3 प्लस नाउन पास्ट पार्टिसिपल हमेशा पैसिव वॉइस का काम करेगा। जब पैसिव वॉइस का काम करेगा तो वर्ब इसके अनुसार आएगा, न्यू टैक्सेशन रेट्स के अनुसार वर्ब आएगा, आर जो लिखा हुआ इसके अनुसार। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी पास्ट पार्टिसिपल होगा, पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पार्टिसिपल वाले वाक्यों को हम रिलेटिव प्रोनाउन से लिख सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से हम लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन से हम लिख सकते हैं। किससे? रिलेटिव प्रोनाउन से लिख सकते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसे हम यूज करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं। अभी आंसर तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझिएगा, लिखा हुआ क्वेश्चन में आपका द न्यू टैक्सेशन rates which या that were announced by the government, ठीक है। आर जो लिखा हुआ ना, आर बाउंड टू प्लस V1 होता है, तो यहाँ इफेक्ट आपका नाउन लगा हुआ, हमारा आंसर होगा अफेक्ट आएगा, क्योंकि 2 + V1 होता है, द एक्सपोर्ट सेक्टर। तो ये पार्टिसिपल जो आपको दिख रहा, ये जो पार्टिसिपल जो आपको दिख रहा, द न्यू टैक्सेशन रेट्स नाउन,
जिसे सरकार ने अनाउंस किया, जिस न्यू टैक्सेशन रेट्स को सरकार ने अनाउंस किया, या तो इस सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते हैं, या तो सेंटेंस को पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल वाले को या तो आप चाहे इस तरह से बना सकते हैं, द न्यू टैक्सेशन रेट्स व्हिच या दैट वर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो वर्ब आ रहा है ये इसके अकॉर्डिंग टू आ रहा है, नेक्स्ट वर्ब जो आएगा इसी के अनुसार आएगा। अब विद्यार्थी को ये भी कह सकता है कि सर यहाँ पास्ट है, ये प्रेजेंट कैसे आएगा। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन पार्टिसिपल किसी टेंस से मतलब नहीं रखता, रिलेटिव प्रोनाउन और पार्टिसिपल किसी टेंस से मतलब नहीं रखते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो वही लिखा हुआ, द न्यू टैक्सेशन रेट्स व्हिच या दैट वर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, अनाउंस किए गए नए टैक्सेशन रेट्स आर बाउंड टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, इसको एक्सपोर्ट सेक्टर पर असर डालेगा। तो टू के बाद V1 चाहिए, टू के बाद इफेक्ट नहीं बल्कि अफेक्ट चाहिए। अब उसका नियम, ये पार्टिसिपल का नियम लिख लेना, दोनों तरह से क्वेश्चन कॉपी कर लेना, दोनों तरह से क्वेश्चन को कॉपी कर लेना। इफेक्ट, इफेक्ट हमारा नाउन है, अफेक्ट हमारा वर्ब है। जब इफेक्ट नाउन काम करेगा तो ऑन प्रीपोजिशन लेगा, इफेक्ट वर्ब का काम करेगा तो ऑन नहीं आएगा, ये चीज ध्यान देना, ऑन नहीं आएगा। इफेक्ट अफेक्ट प्रभाव डालना। बढ़े आगे, लिखा हुआ दिस डेज इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटी आर नॉट एज बेटर एज, करा इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटी उतना अच्छा नहीं है जितना कि 70 के दशक में हुआ करते थे। दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s, मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी बेहतर नहीं है जितना कि 70 के दशक में थे। इसका मतलब हुआ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज कैसे आएगा भाई, एज गुड एज होनी चाहिए ना, एज गुड एज, राइट आंसर आएगा एज गुड एज। कोई बच्चे कह सकता है कि सर सो गुड एज क्यों नहीं होता, आप भाई लगा दो सो गुड एज, ये भी लगा दो, एज गुड एज भी लगा दो, सो गुड एज लगा दो। क्यों होता है ये बताते हैं। देखिए, नियम कहता है कि एज और सो एज, सो एज का यूज जब करेंगे हम, तो एज का इस्तेमाल जब भी हम करेंगे तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में भी आएगा और नेगेटिव सेंटेंस में भी आएगा, लेकिन सो एज केवल और केवल नेगेटिव वाक्यों में आएगा, सो एज केवल नेगेटिव वाक्यों में आएगा। क्लियर। इसमें एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूजन कर देता है, खासकर बैंक पीओ में जब क्वेश्चन आता है या मेंस में क्वेश्चन आता है तो इसमें कंफ्यूजन कर देता है। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं। कभी कभी एग्जामिनर यहाँ क्या करेगा, आपको एडवर्ब भी लिख देगा। एडवर्ब, जिस प्रकार से सभी एडजेक्टिव पॉजिटिव कहलाता है उसी प्रकार से सभी एडवर्ब भी पॉजिटिव एडवर्ब कहलाता है। निर्भर करेगा सहायक क्रिया, यदि सहायक क्रिया रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, यदि यहाँ मेन वर्ब आ जाएगा तो समझ जाना एडवर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब आएगा तो एडवर्ब आ जाएगा। क्लियर। मेन वर्ब रहेगा तो एडवर्ब आएगा, ठीक उसी प्रकार से नीचे भी वही प्रक्रिया आएगा, दोनों में सेम प्रोसेस है। मेन वर्ब की उपस्थिति में एडवर्ब आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन वही सहायक क्रिया रहेगा तो आपको केवल काम करना पड़ेगा एडजेक्टिव से। आगे तो यहाँ सो गुड एज हो जाएगा या एज गुड एज, जो बनाना चाहते बना सकते हैं। दिस डेज इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज गुड एज दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s। 70 के दशक में जितना अवसर आता था, रोजगार का अवसर आता था, उतना आजकल नहीं आते, आजकल उतनी अच्छी नहीं है। When viewed with his point of view, when viewed जब विचार किया गया, when with his point of view ये गलत है। इसका नियम ये होता है from every point of view, from every point of view होता है, हर दृष्टिकोण से। फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, हर दृष्टिकोण से, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर दृष्टिकोण से। अब यहाँ एवरी यदि नहीं लगा रहे तो एवरी के स्थान पर हम किसी भी डिटर्मिनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरी नहीं रहे तो हम किसी भी डिटर्मिनार का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हीज लगा सकते हैं, माई लगा सकते हैं, योर लगा सकते हैं, दा लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मेन फार्मूला हमारा ये होता है एवरी, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, हर दृष्टिकोण से। यानी यहाँ आंसर विथ नहीं बल्कि फ्रॉम होनी चाहिए, विथ नहीं बल्कि फ्रॉम लगाइएगा। फ्रॉम हिज सही है, उनके दृष्टिकोण से। व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उनके दृष्टिकोण से।
द इंटायर एपिसोड, द इंटायर एपिसोड, देखिए द इंटायर का भी क्वेश्चन आते रहता है। द इंटायर, द इंटायर होता है या द होल होता है? द इंटायर या द होल के बाद जब भी नाउन आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा। द इंटायर या द होल के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है। तो व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उनके दृष्टिकोण से जब विचार किया गया, द इंटायर एपिसोड, पूरा एपिसोड, पूरा एपिसोड, एज्यूम, एज्यूम मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, बिना सच्चाई जाने किसी चीज को मान लेना एज्यूम कहलाता है। करा उनके दृष्टिकोण से जब विचार किया गया तब पूरा एपिसोड को अ डिफरेंट कलर ऑलटुगेदर, करा एक साथ भिन्न भिन्न कलर के तौर पर मान लिए जाते हैं, एज्यूम कर लिए जाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, द इंटायर द होल के बाद सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट, अगला, ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा क्वेश्चन? ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर। देखो, ऑन मैनी ओकेजन्स, जहां भी आपको शुरू में प्रीपोजिशन आपको दिख जाए, कहीं भी मैनी के बाद तो प्लूरल नाउन बिल्कुल सही है। जहां जहां आपको प्रीपोजिशन स्टार्टिंग में दिख जाए तो समझ जाना इस बात की कि कॉमा लगाकर सेंटेंस आएगा। लेकिन एरर में कॉमा नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको एरर नहीं माना जाता, पंक्चुएशन की गलती नहीं देता। और मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प, देखो नियम यहाँ आ गया। नियम ये कहा था हम लोग का, डू, नियम कहा जाता है डू, डज अथवा डिड, हमेशा 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 V1 आएगा, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या फिर एम्फैटिक हो। चाहे सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो या एम्फैटिक हो, हमेशा 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 आपका V1 लेगा। मतलब जिसे कहते हैं वेर इन्फिनेटिव बोलते हैं, हमेशा V1 लेगा। क्लियर हो गया? आगे, तो ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर, यहाँ डिड के बाद हेल्प नहीं बल्कि हेल्प होनी चाहिए, हेल्प होनी चाहिए, है ना। और मेनी ओकेजन्स, ऐसे मौके पर वी डिड हेल्प द पुअर पीपल, हम गरीब लोगों को सहयोग किए। बाय वे ऑफ गिविंग देम, देम माने गरीब लोग, फूड एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन, हम उन गरीब लोगों को पहनने के लिए पोशाक और खाने के लिए भोजन देकर उन गरीब लोगों को मदद किए, अवश्य मदद किए। तो बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड क्लॉथ्स टू पुट ऑन, पुट ऑन माने होते पहनना, पुट ऑन माने पहनना, पुट ऑन पहनना, जिसका एंटोनिम होता है टेक ऑफ, टेक ऑफ इसका एंटोनिम होता है। वस्त्र उतारना टेक ऑफ होते हैं, टेक ऑफ वस्त्र उतारना, हालांकि टेक ऑफ माने होता है उड़ान भरना भी टेक ऑफ होते हैं। क्लॉथ्स का भी मीनिंग बराबर आते रहता है, क्लॉथ्स, क्लॉथ, एक क्लॉथ्स आता है, एक आता है क्लॉथ्स आता है। देखिए दोनों में थोड़ा क्या डिफरेंट है, आप गौर से देखिएगा। ये जो क्लॉथ्स होते हैं एक कपड़ा होते हैं, एक केवल कपड़ा होते हैं, लेकिन क्लॉथ्स हम यूज करेंगे ईएस लगाएंगे तो ये पहनने वाला पोशाक बन जाएगा। ये पहनने वाला पोशाक है, ये केवल कपड़ा है। तो वही कह रहा है, ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन, हम ऐसे अनेक मौकों पर, ऐसे अवसरों पर हमने क्या किया, पहनने के लिए कपड़ा और उन्हें देने भोजन देकर गरीब लोगों का हम सहयोग किए, अवश्य सहयोग किए। यहाँ क्लॉथ सही लिखा हुआ, पहनने वाला पोशाक दीजिएगा आप, ठीक है। लेट्स, इट इज एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेड, देखिए क्या आएगा, अनलेस हमारा एक नेगेटिव कंजक्शन है, अनलेस हमारा एक नेगेटिव कंजक्शन है, अनलेस का साइनो आता है इफ नॉट आता है, अनलेस का साइनो जो होता है इफ नॉट होता है, क्या होगा भाई, इफ नॉट होते हैं, अनलेस का साइनो इफ नॉट होते हैं। क्लियर हो गया, इफ नॉट होते हैं, अनलेस बराबर इफ नॉट, इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज, an arbitrator would be of no use to settle this book। देखिए करा अनलेस बराबर इफ नॉट होता है, इसका मतलब कंफर्म हुआ कि अनलेस वाले सेंटेंस में आप नो नॉट नेवर नहीं लगा सकते, ये कंफर्म हो गया। आगे देखते हैं, लिखा हुआ इट इज एक्सेप्टेड, तो इट इज एक्सेप्टेड एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव होनी चाहिए, और इसका राइट आंसर आएगा एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल इज द राइट आंसर होगा, एक्सेप्टेबल, इट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज। कह रहा जब तक दोनों पार्टी
जब तक दोनों पार्टी स्वीकार नहीं करेगा तब तक पंच, आर्बिट्रेटर और पंच मतलब दो गुटों में जो झगड़ा होता है, अब बीच में जो समझौता करने वाला होता है, बीच बचाव करने वाला होता है, समझाने वाला होता है, मध्यस्थता करने वाला होता है, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। तो वही कह रहे जब तक दोनों पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक पंच इस झगड़ा, दिस डिस्प्यूट मतलब इस झगड़ा को सेटलमेंट करने में नाकाम रहेगा, नहीं हो पाएगा। देखिए पहला नंबर बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव चाहिए, बी फॉर्मेट के बाद एडजेक्टिव चाहिए। आपका एक्सेप्टेड नहीं बल्कि एक्सेप्टेबल हुआ, आंसर आपका एक हो गया। दूसरी गलती हुआ कि यहाँ पहले से वुड लगा हुआ, तो वुड बी का इस्तेमाल हम तभी करेंगे, वुड विल का पास्ट वुड तभी होगा जब यहाँ ईच के स्थान पर हमें वाज लगाना पड़ेगा। जब ईच के स्थान पर हमें वाज लगाना पड़ेगा तभी ये टेंस संभव है। अनलेस इट वाज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज, जब तक दोनों पार्टी एक्सेप्ट नहीं किया तब तक पंच इस झगड़ा को, इस विवाद को सेटल नहीं कर पाया, दोनों को मिला नहीं पाया। बात समझ में आ गया हुआ। नेक्स्ट आइए। ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क, ऑल्दो हालांकि, ऑल्दो द इवन द जो होते हैं ना कंट्रास्ट पैदा करने के लिए यूज किया आता है। ऑल्दो द इवन द कंट्रास्ट पैदा करने के लिए प्रयोग किया आता है। तो लिखा हुआ ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन मैंने होता है उत्सुक, जिज्ञासु, कीन ऑन उत्सुक या जिज्ञासु कर, हालांकि मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर स्टडी। यहाँ भी देखो डन लगा हुआ, इसका मतलब हुआ कि नाउन के बाद जैसे भी3 आपको दिखेगा समझ जाना 100% वो टेंस पास्ट पार्टिसिपल होगा। जैसे ही नाउन के बाद आपको V3 नजर आएगा तो समझ जाना है कि वो पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा पैसिव वॉइस का काम करता है, जिससे हम रिलेटिव प्रोनाउन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर स्टडी, देखिए कह रहा हालांकि, यद्यपि कल सुधीर के द्वारा किए गए काम, देखिएगा कह रहा हालांकि कल सुधीर के द्वारा, सुधीर के मार्फत से किए गए कार्य को देखकर मैनेजर उत्सुक थे, मैनेजर बड़ा उत्सुक थे, जिज्ञासु थे। क्या करने का? मैनेजर जिज्ञासु थे, कल सुधीर के मार्फत से किए गए काम को देखने के लिए, काम को पाकर काफी मग्न थे, काफी उत्सुक थे मैनेजर। फिर भी कंट्रास्ट है, तो फिर भी मैनेजर ट्राइज टू अवॉइड इट, फिर भी मैनेजर ने इसके काम को, इट मैंने वर्क, उसके काम को अवॉइड करने का प्रयास किया, फिर भी उसके काम को नजरअंदाज करने का प्रयत्न किया। जब ये टेंस आपका पास्ट है तो अगला भी ट्राइज कैसे आएगा बाबू? ट्राइड होनी चाहिए, ट्राइड, और ट्राइड 2 + V1 होता है, ट्राइड 2 + V1 होता है। अवॉइड बने होते टालना, अवॉइड मीन्स होते नजरअंदाज करना, अवॉइड होते, अवॉइड मीन्स होते नजरअंदाज करना, अवॉइड होते हैं। ऑल्दो द इवन द कंट्रास्ट पैदा करता है। इसमें एक बात हम बता देना चाहते हैं, ऑल्दो द इवन द ऑल्दो द इवन द, इसके बाद हम बट का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे, बट का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाएगा। ऑल्दो द इवन द के बाद बट का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा। यदि बट रहे तो एट का प्रयोग आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है तो करिए, नहीं इच्छा तो नहीं करिए, लेकिन बट कभी नहीं आएगा। ऑल्दो द इवन द के बाद बट नहीं आएगा। हाँ, आपको इच्छा है कि एट लगा दे तो लगा दीजिए, ऐसे जरूरी नहीं है। बढ़िया करा। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय, देखो ये भी पार्टिसिपल आ गया, ये भी पार्टिसिपल। गौर से क्वेश्चन देखिएगा, पार्टिसिपल बोलते बोलते हम सिखा देंगे आपको। लिखा द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, वेरियस आपका एडजेक्टिव जिसके बाद भी नाउन प्लूरल होता है, सही लिखा हो। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय, देखो जैसे ही नाउन के बाद आपको V3 नजर आ जाए, जैसे ही आपको नाउन के बाद V3 नजर आ जाए तो समझ जाना है कि वो पास्ट पार्टिसिपल, गारंटी है कि पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा पैसिव वॉइस में होता है, और पैसिव वॉइस है इसीलिए देखिए बाई लगा दिया,
पास्ट पार्टिसिपल सदैव पैसिव वॉइस में, नाउन प्लस V3 बाई प्लस नाउन पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ प्रीपोजिशन चेंज हो सकता है, जैसे पैसिव में चेंज करते हैं वैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो नाउन प्लस V3 प्लस नाउन पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल को आपको ध्यान देना होगा कि हमेशा हमेशा पैसिव वॉइस का काम करेगा। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा पैसिव वॉइस का काम करेगा। जब पैसिव वॉइस का काम करेगा तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ऐसे सेंटेंस को हम रिलेटिव प्रोनाउन से भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। एक सेंटेंस सिखाए थे लिखाना शुरू वाला, तो लिखा द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। क्वेश्चन अब समझिए, ये टोटल यहां से यहां हमको सब्जेक्ट दिखेगा। देखिए यहां से यहां टोटल हमें सब्जेक्ट के तौर पर देखेगा। वाज नॉट फोरसीन, वाज आपका वी फॉर्मेट के बाद V3, जब बी फॉर्म के बाद V3 देखिए तो ये पैसिव वॉइस का काम करेगा। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस है इसलिए बाय लगा हुआ, बाय द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहियों के द्वारा। अब समझिए बात को, अब हमें सब्जेक्ट को चूज करना है। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ये हो गया नाउन, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन, ऑफ के बाद जो वर्ड आता है, ऑफ के बाद जो वर्ड आता है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। टेकन, डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस, ये बाय आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब आपका दो या दो से ज्यादा नाउन, जब जब दो या दो से ज्यादा नाउन किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे, जब जब दो या दो से ज्यादा नाउन, जब जब दो या दो से ज्यादा नाउन किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे तो वर्ब का प्रयोग हमेशा पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। ऑलवेज हमेशा पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। ऐसा इसलिए होता है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट कहलाता, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट कहलाता, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट कहलाता, और हमें तो सब्जेक्ट चाहिए ना, तो सब्जेक्ट केवल एक ही होता है, जो नहीं बचा, जो एक बचा हुआ, तो वही लिखा, यहाँ ऑफ लगा हुआ, यहाँ बाई लगा हुआ। आप बताइए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर के अनुसार आएगा, या फिर डिसीजन के अनुसार, या वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस के अनुसार। तो आप खुद कहिएगा सर प्रीपोजिशन ऑफ है तो ऑफ के पहले वाले नाउन के अनुसार बताइए। तो वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस मतलब वाज नहीं बल्कि वर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? वर का इस्तेमाल करना, वर नॉट फोरसीन हो जाएगा। क्लियर? बढ़िया गया। तो ये सेंटेंस आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। अब हम पार्टिसिपल का हिंदी कर समझाते हैं आपको, देखिएगा। ये समझ में आ गया? देखिए अब हिंदी समझिए, यहां से हिंदी कर, जहां जैसी वर्ब स्टार्ट आपको हो जाए वहां से ठीक पहले वाले नाउन से हिंदी स्टार्ट करना शुरू करिए। लिखा हुआ वित्त मंत्री, देखिएगा, वित्त मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय, वित्त मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय की अनेक परिणाम, अनेकों परिणाम वर नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहियों के द्वारा कोई भविष्य नहीं दिखा, कोई भविष्य नहीं दिखा, इसका कोई अता पता नहीं। फोरसीन मने होते आगे भविष्य देखना। ठीक है, बात समझ में आ गया? यहाँ तो डिसीजन टेकन, डिसीजन ये पार्टिसिपल हो गया आपका। बढ़िया गया। अब ऐसे सेंटेंस को हम रीराइट भी सिखाते हैं, क्योंकि पार्टिसिपल वाला सेंटेंस जब जब आएगा, जब जब हम रीराइट सिखाते जाएंगे ताकि आपको आसान हो जाए, आगे चल के आपको क्वेश्चन आसान हो जाए। देखिएगा, या ऐसे सेंटेंस को हम रीराइट सिखाते हैं। द वेरियस consequences, वेरियस के बाद ऐसे हमेशा नाउन प्लूरल होता है, ऑफ द डिसीजन which या that, तो डिसीजन के अनुसार वर्ब आएगा। डिसीजन was taken by, किसके द्वारा? by the फाइनेंस मिनिस्ट्री was not foreseen by the bureaucrats। ये सेंटेंस आप रीराइट लिख सकते हैं, लिख लीजिए भी। ये रीराइट हुआ उस सेंटेंस का। ये जो पार्टिसिपल हम दिखा रहे थे ना, द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर
मिनिस्ट्री, उसी का हम रीराइट बनाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन से, तो लिखेगा द डिसीजन व्हिच या डेट वाज टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। वित्त मंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया था उसके अनेकों परिणाम, बहुत सारे परिणाम। अब द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस के अनुसार नेक्स्ट वर्ब आता है, वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस के अनुसार नेक्स्ट वर्ब आएगा, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म है, तो वाज नहीं बल्कि वर आएगा, है ना, वर आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब होता है, तो इसके अनुसार ये वर्ब होगा। लेकिन जो नेक्स्ट वर्ब होता है ना, वो पूरा सिस्टम के अनुसार आता है, पूरा सिस्टम के अनुसार था, पूरा सिस्टम आपका ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो ऑफ के पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, I never considered him to be a person who would go back on his promise and then don't even apologize. क्वेश्चन समझिएगा, लिखा हुआ I never considered him, क्वेश्चन लिखा हुआ I never considered him, मैं उन पर कभी विचार नहीं, उनके बारे में कभी मैं सोचा ही नहीं, कभी विचार ही नहीं किया। To be a person मतलब उस पर्सन के तौर पर, मैं उससे उस पर्सन के तौर पर, किसी पर्सन होने के तौर पर मैं उस पर कभी विचार यकीन किया ही नहीं, कंसिडर किया ही नहीं, जो वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, वैसे पर्सन जो अपने वादे से मुकर जाए, कह रहा वैसे पर्सन जो अपने वादे से मुकर जाए। गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस मतलब होता है अपने वादे से मुकर जाना, बैक आउट इसका साइनो आता है, बैक आउट अपने वादे से मुकर जाना, जिसका साइनो लिखा है go back on the promise, on the promise। द के स्थान पर कोई भी पसेसिव एडजेक्टिव लगा सकते हो, लिखा बैक आउट मुकर जाना, वादा खिलाफी होना उसी को कहते हैं बैक आउट, उसी का साइनो लिखा गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। आई नेवर कंसीडर्ड हिम टू ए पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, कह रहा है कि मैं वैसे पर्सन, वैसे पर्सन जो अपने वादा से मुकर जाए उसके बारे में कभी कंसीडर नहीं करता हूं। और देन तब जाके कह रहा है डोंट इवन अपोलोजाइज, और मैं उसको जब बाद में क्षमा भी नहीं करता हूं, क्षमा भी नहीं करूंगा। मतलब टोटल टेंस देखिए, कंसीडर्ड आपका पास्ट है, विल का पास्ट वुड है, तो भाई डोंट कैसे आएगा, डिड ना होना चाहिए, डिड नॉट लगा दो, पास्ट इन पास्ट पूरा सेंटेंस, तो फिर यहाँ डू क्या करेगा, ये डू क्या करेगा भाई, डिड नॉट लगा दो। नेक्स्ट आइए, देन डोंट नहीं बल्कि डिडंट हो जाएगा। इवन अपोलोजाइज, अपोलोजाइज में तो क्षमा करना, अपोलोजाइज होता है क्षमा करना, तो वही कह रहा कि आई नेवर कंसीडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, कह रहा कि मैं वैसे पर्सन के बारे में कभी विचार करता ही नहीं हूँ, कंसीडर करता ही नहीं हूँ, जो पर्सन अपने वादे से मुकर जाए और तब क्षमा मांगे, मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचता हूँ। तो टोटल पास्ट इन पास्ट है भाई, तो पास्ट इन पास्ट बना लो। अपोलोजाइज इवन का यूज मेन वर्ब के पहले होता है, इवन का यूज मेन वर्ब के पहले आता है। हैविंग फिनिश्ड, हैविंग के बाद V3 आता है, सही लिखा हो। हैविंग फिनिश्ड एट अ स्कूल, रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बम्बई इन सर्च ऑफ सम जॉब। क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा, कह रहा हैविंग फिनिश्ड एट अ स्कूल, समझिएगा बात को। तीन प्रकार से हमको पार्टिसिपल पढ़ने के लिए आता है, पार्टिसिपल हम लोग को तीन प्रकार से आता है, ठीक है। पार्टिसिपल एक आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक आता है हम लोग को प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम V4 कहते हैं, एक आता है पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम V3 कहते हैं, एक आता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल जिसको हम हैविंग प्लस V3 कहते हैं, हैविंग प्लस V3 कहते हैं। ये हुआ हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा V4 आएगा, पास्ट पार्टिसिपल V3 आएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 आएगा। तो पार्टिसिपल में थोड़ा सा एक नियम होता है, पार्टिसिपल वाले वाक्य में थोड़ा सा एक नियम आता है कि हमेशा सब्जेक्ट एक होनी चाहिए। परफेक्ट पार्टिसिपल में दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिस्टेंस होनी चाहिए, टाइम का अंतराल होनी चाहिए, टाइम पीरियड का लंबा अंतराल होनी चाहिए, तब आप परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। यानी परफेक्ट पार्टिसिपल आपका हैविंग प्लस V3 जहां जहां आएगा तो समझ जाना इसमें दोनों टाइम में थोड़ा लंबा अंतराल आएगा, तभी आप यूज करिएगा। जैसे देखिए लिखा हुआ हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद, स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात रघु थॉट ऑफ
गोइंग टू बम्बई इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ होता है की खोज में, इन सर्च ऑफ की खोज में, सम के बाद जॉब नहीं, जॉब्स होनी चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए, क्योंकि सम के बाद जो नाउन आता है, देखिए इधर लिख देते हैं, सम के बाद वोकेबलरी के लिए क्या करें, बस ज्वाइन करिए 910, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर आएगा। तो जब हमारा काउंटेबल नाउन है, सम जॉब्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ रोजगार की तलाश में, हैविंग फिनिश्ड एस स्कूल, रघु थाउट ऑफ, गोइंग टू, ऑफ फ्री पोजीशन है तो फ्री पोजीशन के बाद जो भी वर्ब आएगा V4 आएगा, गो क्रिया के बाद स्थान आएगा तो टू लगेगा, सही लिखा हो। इन सर्च ऑफ होता है, सारा वर्ड सही है, केवल सम जॉब्स लगा देंगे आप, ठीक है। हाँ, ऐसे सेंटेंस को आप चाहते हैं कि रीराइट करें तो हम रीराइट भी सिखा सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम बना सकते हैं, हैविंग प्लस V3, परफेक्ट पार्टिसिपल को हम आफ्टर से बना सकते हैं, आफ्टर he had finished at a school, at office, at work, रघु thought of, बाकी जैसे सेंटेंस लिखो हम लोग लिख देंगे, गोइंग टू बम्बई इन सर्च ऑफ, जैसे लिखा हुआ पूरा लिख देंगे। तो ये आप सेंटेंस आप चाहते पास्ट पार्टिसिपल वाले परफेक्ट पार्टिसिपल को लिखने के लिए रीराइट, तो आफ्टर प्लस V3 से आप लिख सकते हैं, आफ्टर प्लस V3 से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप दोनों तरीका से रीराइट कर सकते हैं, जैसे इच्छा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना, एक और रीराइट इसका पढ़ाता है। एग्जामिनर कभी कभी खासकर मेंस के क्वेश्चन या बैंक पीओ के क्वेश्चन में बराबर आते रहता है, आफ्टर हैविंग फिनिश्ड एट अ स्कूल, बाकी जैसे लिखा हुआ लिख देंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन आफ्टर हैविंग प्लस V3, कभी कभी लिखेगा आफ्टर ही हैड फिनिश्ड, तो कभी कभी हैड, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीनों तरीका से रीराइट क्वेश्चन पूछ देता है, तीनों तरीका से आपको एग्जामिनर पूछेगा। मोर पर्सन्स देन वन लिखा हुआ, मोर पर्सन्स देन वन, तो नियम कहता है मोर के बाद प्लूरल नाउन देन वन, तो इसके अनुसार आपका वर्ब हो जाएगा, हैज नहीं बल्कि हैव हो जाना। नियम कहता है मोर प्लूरल नाउन देन वन प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नियम कहता है मोर प्लस प्लूरल नाउन देन वन प्लस प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो मोर पर्सन्स देन वन हैव बीन इन्वॉल्व्ड, ये स्क्वेरल हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया। एक और ध्यान दीजिए, इन्वॉल्व इन होता है, ऑप्शन बी में ही सुधारेंगे, लेकिन इन्वॉल्व के बाद इन प्रीपोजिशन आता है, इन्वॉल्व के बाद इन प्रीपोजिशन, इन्वॉल्व इन द स्क्वेरल। ज्यादा से ज्यादा लोग इस झगड़ा में सम्मिलित हुए थे, अधिक से अधिक लोग इस झगड़ा में शामिल हुए थे। आई मेट टू गर्ल्स, देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। रिलेटिव प्रोनाउन आपको जहां जहां जब जब आएगा क्वेश्चन पर आप विचार करिएगा। यहाँ लिखा हुआ आई मेट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। आई सब्जेक्ट हो गया, बिलीव आपका वर्ब हो गया। मतलब जहां भी आपको एक्स्ट्रा वर्ब दिखे, ये आपका वर्ब जो है एक्स्ट्रा वर्ब हो गया। एक्स्ट्रा वर्ब का मतलब आई का सब्जेक्ट बिलीव और आई और मेट दिख रहा, एक एक्स्ट्रा वर्ब आपको आर दिख रहा, इसका मतलब उसका कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन गर्ल्स के अनुसार आ रहा है। ये बात सत्य है कि गर्ल्स के अनुसार आ रहा है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले नाउन के अनुसार नेक्स्ट वर्ब लेता है, लेकिन वर्ब के बाद ये गर्ल्स जो है सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। तो नियम यही कहता है हम लोग का कि यस इक्वल टू भी हो जाए, मतलब सब्जेक्ट बराबर भी हो जाए, तो कन्फर्म हम हुम का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट बराबर वर्ब रहे तो हुम आएगा, और सब्जेक्ट डज नॉट इक्वल टू वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब बराबर नहीं रहे तो कन्फर्म है कि हु आएगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन का नियम चलता है। रिलेटिव प्रोनाउन का ये एक साधारण नियम है कि सब्जेक्ट वर्ब बराबर हो तो हुम आएगा, सब्जेक्ट वर्ब बराबर नहीं तो हु आएगा। और इसका राइट आंसर यहाँ हुम नहीं बल्कि हु आएगा।
क्या आएगा? हु राइट आंसर आएगा, राइट आंसर हु आएगा। क्लियर? मैं उन दो लड़कियों से मुलाकात किए जिन पर मैं यकीन किया उन दोनों लड़कियों से मुलाकात करके, आर ट्विन सिस्टर, वो दोनों जुड़वी बहन थे। He entered into his new house last Sunday. He entered into, enter into मतलब, enter into मतलब होते कुछ नहीं, हस्तक्षेप करना या बहस करना। इंटर नियम कहता है गेट इनटू, एमटीएस में भी ये क्वेश्चन आया था। गेट इनटू, गेट इनटू बराबर होते इंटर, इंटर। इसका मतलब ये हुआ कि गेट इनटू बराबर, ये जब इंटर हुआ तो इंटर के साथ इनटू का प्रयोग करना गलत है। इंटर के साथ इनटू का प्रयोग करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा गेट इनटू बराबर इंटर, प्रवेश करना। प्रवेश करना के अर्थ में इंटर के साथ इनटू नहीं आएगा। लेकिन हम लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं ना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए। इंटर इनटू होता है, फ्रेजल वर्ब होता है, फ्रेजल वर्ब होता है। जब ये इंटर इनटू फ्रेजल वर्ब होगा तो इसका मतलब हो जाएगा आपका इंटर इनटू फ्रेजल वर्ब करना, चर्चा करना। इंटर इनटू फ्रेजल वर्ब, तो चर्चा करना या बहस करना इसका अर्थ हो जाएगा। अब समझिए, तो यहाँ इंटू को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ न्यू हाउस स्थान है। लास्ट संडे, उन्होंने लास्ट संडे को अपने नए घर में प्रवेश किया, जिसे कहते हैं गृह प्रवेश। इनटू हटा देंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। इवन मेनी पीपल कैरी एन इन्फेक्शन, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। विदाउट शोइंग इट्स सिम्टम्स, बिना लक्षण का पता चले, लक्षण का कोई पता नहीं चला, फिर भी कह रहा उनका इन्फेक्शन हो गया। देखिए इवन मेनी पीपल, यह कह रहा इवन, इवन अभी एक क्वेश्चन मिला था डिड नॉट या डू नॉट अपोलोजाइज वाला आया था क्वेश्चन, वहां भी लगता है कि इवन आया था लगता। तो इवन आपका एडवर्ब है जिसका यूज मेन वर्ब के पहले होता है, जिसका यूज मेन वर्ब के पहले होता है। आप ढूंढिए मेन वर्ब कहाँ है, कैरी आपका मेन वर्ब है, कैरी आपका मेन वर्ब है। यदि हम इसको उठाकर यहाँ रख दें, यहाँ पे ऑप्शन ए में ही सुधारना है, तो इसको उठाकर हम यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ रखेंगे लेकिन ऑटोमेटिक इसके साथ सेटलमेंट हो जाएगा। बी में यदि रखेंगे तो ए में उठाएंगे, बी में रखेंगे तो डबल मिस्टेक हो जाएगा। तो डबल मिस्टेक नहीं करने के वजह से हम क्या करेंगे, ए में ही सुधारेंगे, लेकिन ऐसे लिखेंगे मेनी पीपल इवन, इवन मेनी पीपल इवन कैरी, कैरी बन गया कैरी। तो देखो ऐसे किया, यहाँ देखो तो मेन वर्ब के पहले आ गया ना। कह यहाँ तक कि बहुत सारे लोग इवन कैरी एन इन्फेक्शन विदाउट शोइंग इट्स सिम्टम्स, कह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको बिना लक्षण पता चले हुए, रोग का लक्षण पता नहीं चलता, इन्फेक्शन उसको है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 15 दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी, ये तो क्वेश्चन टैग है, सबसे आसान क्वेश्चन आपको क्वेश्चन टैग ही लगता होगा। सबसे आसान क्वेश्चन यदि लगता होगा जिंदगी में तो क्वेश्चन टैग लगता होगा, है ना। देखिए ये विल भी लगा हुआ तो कन्फर्म है कि वांट होना चाहिए। क्या यूज करेंगे हम, वांट यूज करेंगे, वांट दे, क्या यूज किया जाएगा, वांट दे यूज करेंगे। 15 वांट दे हो जाएगा। When shall we arrive to our destination, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन सही है। When shall we arrive to our destination, हम अपने गंतव्य कब पहुंचेंगे। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैल या विल सब्जेक्ट से पहले आता है, यानी सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आता है, जो सही लिखा हुआ अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, सही लिखा हुआ। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, लिखा हुआ वेस्ट ऑन, ध्यान दीजिए, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर, वेस्ट ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर नहीं लिखा था, वेस्ट ऑन सीबीएसई करिकुलम, कह रहा है वेस्ट ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर वी कैन कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेनी एक्सीडेंट्स, बहुत सारे दुर्घटना, caused by reckless driving, कह रहा है कि वेस्ट ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर वी कैन कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, की कंजक्शन है तो कंजक्शन के बाद एक सेंटेंस चाहिए,
द मेनी एक्सीडेंट्स आपका सब्जेक्ट है, काउज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, द मेनी एक्सीडेंट्स काउज्ड बाय मतलब बहुत सारे दुर्घटनाएं, वर WERE बोन्स कर रहा है सब, मेनी एक्सीडेंट्स वर हो जाएगा WERE वर काउज्ड बाई, पैसिव वॉइस होगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये कह सकता सर यहाँ पार्टिसिपल क्यों नहीं आया, मेनी एक्सीडेंट्स, मेनी एक्सीडेंट्स, थोड़ा बोर्ड में दिक्कत चल रहा, एक्सीडेंट्स वर काउज्ड जैसे तैसे लिखा रहा है, काउज्ड बाई रेकलेस ड्राइविंग, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ पैसिव वॉइस बाई लगा दिया, जब पैसिव वॉइस लगा दिया तो कन्फर्म है कि पार्टिसिपल नहीं होगा, यहाँ वी फॉर्म लगाना पड़ेगा। जब जब पार्टिसिपल आएगा तब बी फॉर्म नहीं रहेगा, लेकिन पैसिव वॉइस आएगा तो बी फॉर्म लगेगा। अब विद्यार्थी कह सकता है कि सर पार्टिसिपल तो हो ही सकता था ना, नाउन प्लस V3 प्लस नाउन, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन जब पार्टिसिपल हम इसको मान लेंगे तो एक और वर्ब की जरूरत होता, एक और वर्ब की आवश्यकता होता। यदि आगे एक और वर्ब होता तो गारंटी है कि एक सेंटेंस बिल्कुल सही होता। मैनी एक्सीडेंट्स वर काउज्ड लगाने की फिर कोई आवश्यकता नहीं होता, फिर कोई आवश्यकता नहीं होता हमें। मैनी एक्सीडेंट्स काउज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग ये लिख देना पड़ता, लेकिन आगे कोई वर्ब है ही नहीं लगा हुआ, फुल स्टॉप लगा दिया, इसलिए हमें यहाँ बी फॉर्म लगाना अनिवार्य होगा। मैनी एक्सीडेंट्स वर काउज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, वही कह रहा कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर वी कैन कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैनी एक्सीडेंट्स काउज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग लापरवाही के कारण होते हैं। पास्ट टेंस नहीं है तो प्रेजेंट टेंस लगाइए इसको, क्योंकि पहले वाला टेंस आपका प्रेजेंट है, जब शुरू वाला टेंस आपका प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट ही लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे भी आप प्रेजेंट लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ आर लगा दो, आर लगा दो भाई, आगे प्रेजेंट है तो शुरू में भी प्रेजेंट होनी चाहिए, पीछे प्रेजेंट है। नेक्स्ट आइए, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, कह फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, महिलाओं को हमारे कॉलेज में अपॉइंट नहीं किए जाते। फीमेल्स मतलब समझते हैं, फीमेल्स कहने मतलब हुआ कि संसार में जितने मवेशी है, बैल थी, गाय, भैंस, बकरी, गधी, घोड़ी, हथनी, ऊँटनी, बिलाय, ये सब को कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, है ना। इसलिए फीमेल्स कहने से टोटल फीमेल्स का जिक्र होगा। अब कॉलेज में फीमेल्स की जरूरत नहीं है, वुमेन होने चाहिए, वुमेन या गर्ल्स होनी चाहिए, या गर्ल्स होनी चाहिए। वुमेन या गर्ल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, बात समझ में आ गया। फीमेल्स कहने का मतलब हुआ कि संसार में जितने भी प्रजाति है, जो सब में फीमेल मेल फीमेल होता है, कुछ ही प्रजाति होता है जिसमें मेल या अपने आप में दोनों होता है, लेकिन बाकी में तो मेल फीमेल दोनों होता है, इसलिए फीमेल्स के स्थान पर वुमेन या गर्ल्स लिखिए। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, ध्यान दीजिए इसमें लिखा द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क, एंग्री ऑन, समझिए बात को, ये बराबर क्वेश्चन आते रहता है। एंग्री ऑन, एंग्री एट होते हैं, एंग्री एट समथिंग, समथिंग, एंग्री विथ पर्सन, पर्सन रहेगा नहीं व्यक्ति रहेगा तो विथ लगाना, क्रोधित वस्तु रहेगा तो एट लगाना। अब बताइए यहाँ क्लर्क का मेंशन किया गया तो फिर ऑन कैसे आएगा भाई, विथ नहीं आएगा, विथ लगा दो। द ऑफिसर इज एंग्री विथ द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, ऑफिसर ने क्लर्क पर दम गुस्सा झाड़ा, एंग्री है, क्रोधित है, फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, काम अटेंड टू, अटेंड टू भी कई बार आते रहता। अटेंड मतलब होते हैं उपस्थित होना, लेकिन अटेंड टू, अटेंड से बना अटेंडेंस बना उपस्थित, तो अटेंड मतलब होता है उपस्थित होना, शामिल होना अटेंड होता है, अटेंड द मीटिंग होता है, अटेंड द पार्टी होता है। लेकिन अटेंड टू जो होता है फ्रेजल वर्ब होता है, ये टेक केयर ऑफ का साइन आता है, टेक केयर ऑफ का साइन आता है, देखभाल करना, ख्याल रखना, अटेंड टू, टेक केयर ऑफ, ख्याल रखना। लुक आफ्टर का साइन आता है, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर देखभाल करना,
लुक आफ्टर, ये तीनों साइन होगा। क्लियर? तो यह कर द ऑफिसर इज एंग्री विद द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, मतलब ऑफिसर जो है काम को ध्यान नहीं देने के चलते क्लर्क पर गुस्सा है। नो सूनर या कोई भी नेगेटिव एडवर्ब यदि वाक्य के शुरू में आ जाए तो समझ जाना है कि वाक्य इन्वर्जन होते हैं। इन्वर्जन का मतलब हुआ कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले होनी चाहिए, यानी इसका राइट आंसर अगर हैड आई होनी चाहिए, हैड आई या स्पोकन होनी चाहिए, हैड आई या स्पोकन होनी चाहिए। या इसका एक और तरीका है, या तो हैड आई या स्पोकन बना लो या नो सूनर को अंदर कर दो, लेकिन ये तो एरर बनाने के लिए हमको कहा गया, लेकिन रीराइट तो हम बना सकते हैं ना। लिखेंगे आई हैड, क्योंकि एग्जामिनर कब कैसे उसका मूड बदलेगा पता नहीं, इसलिए आप हर तरीका से सीखिए। इसलिए एमटीएस वाले क्लास को, एमटीएस सेट को छोड़कर ये इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों सिखाना शुरू कर दिए, क्यों इसमें आ गए, क्योंकि उससे ज्यादा सिखाएंगे हम इसमें। एमटीएस जो सेट हम आपको बनवा रहे थे उसमें 1-2 क्वेश्चन सिखाने लायक रहता था, इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज सिखाया जाएगा, कभी क्वेश्चन छूटे नहीं भाई। ये मेरा ये प्रयास है आप लोग के बीच। आई हैड नो सूनर स्पोकन देन ही लेफ्ट, ठीक है, देन ही लेफ्ट। यानी एग्जामिनर यदि ऐसे नो सूनर अंदर में भी दे के पूछे तो ध्यान रखिएगा सहायक क्रिया के बाद रखिएगा या मेन वर्ब के पहले रखिएगा, तब पर भी देन आएगा। क्लियर हो गया? या फिर नो सूनर शुरू में रहेगा तो सहायक क्रिया तुरंत सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। क्लियर? दोनों तरीका से सेंटेंस सही तो दोनों तरीका से, लेकिन एरर तो केवल अभी यहाँ बी होगा, लेकिन सेंटेंस का रीराइट एग्जामिनर किसी तरह से पूछ सकता। फ्यूचर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टुडे, आज के डेट में क्या चीज भाई, आज के डेट में क्या, फ्यूचर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टुडे, आज के डेट में देखिए इन यहाँ क्या है प्रीपोजिशन, तो कन्फर्म है कि यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टुडे, आज के डेट में यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा, तो इन प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा, इन प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा कि वर्ब कैसा होगा। कंप्यूटर एजुकेशन है आपका सिंगुलर, तो लिप्स बिल्कुल सही है, मस्ट बी डिजायर्ड बिल्कुल सही है, ये लिप्स जो लिखा हुआ है ये कंप्यूटर एजुकेशन के लिए लिखा हुआ सही है। मस्ट टू बी डिजायर्ड काफी ज्यादा मांग है, काफी ज्यादा लिप्स, मस्ट टू बी डिजायर्ड, यानी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यू विल बी परसिक्यूटेड, देखिएगा यू विल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल बी परसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया, करा आप पर ऑस्ट्रेलिया से मंगाए गए, ऑस्ट्रेलिया से लाए गए बीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया से जो आप बीज मंगाए हैं, सीड्स मंगाए हैं, उसके लिए आप पर मुकदमा लगाया जाएगा, आप पर मुकदमा लगाया जाएगा। परसिक्यूट माने होते अत्याचार करना, अत्याचार करना, सताना, जबकि होता है प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट ये होते मुकदमा लगाना या अभियोग लगाना, ये क्वेश्चन बराबर आते रहता है। ये परसिक्यूट जो होते हैं ये अत्याचार करना, सताना, परसिक्यूट होते हैं अत्याचार करना या सताना, जबकि प्रोसिक्यूट जो होते हैं ये होते हैं मुकदमा लगाना, लांछन लगाना, आरोप लगाना, प्रोसिक्यूट है। अब बताइए परसिक्यूटेड या प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड हो जाएगा। यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, तुम पर आरोप लगाया जाएगा, तुम पर आरोप इल्जाम लगाया जाएगा। फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लाए गए सीड्स को लेकर आप पर इल्जाम लगाया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा, तब प्रोसिक्यूटेड हो जाएगा। यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी या एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, ये क्वेश्चन तो अभी पढ़ाया था, शुरू वाला इसी सेट में आ गया था क्वेश्चन है, फिर आया, लेकिन पूछने की तरीका आप देखिए अलग अलग। यू मस्ट आइदर, आइदर के बाद क्या चाहिए भाई, और चाहिए, उसमें क्या लिखा हुआ था, एंड लिखा हुआ था, तो एंड के स्थान पर क्या क्या थे, और इस बार क्या हुआ कि आइदर के बाद और लिखा हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए जहां जहां आइदर और आएगा, नाइदर नोर आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा, तो समझ जाना कि हमेशा दो समान शब्द को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाएगा, हमेशा दो समान शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो यू मस्ट आइदर टेल मी, अब देखिए द होल स्टोरी,
पूरी कहानी या तो सुनाइए या फिर कम से कम द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, कम से कम इस कहानी का आधा तो सुनाइए। तो देखिए और के बाद जो लिखा द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, कम से कम आधा सुनाना होगा। इसका मतलब आइदर का प्रयोग वर्ब के पहले नहीं, टेल आपका मेन वर्ब है, तो आइदर का यूज आप यहाँ करिए, यहाँ पे, या होल स्टोरी या कम से कम आधा, तो यहाँ होना चाहिए आइदर का प्रयोग। यानी राइट आंसर इसको सुधारेंगे, ये ऑप्शन लिखना पड़ेगा, यू मस्ट टेल मी आइदर, आइदर ऑप्शन ये सुधरेगा, ऐसे होना चाहिए। या तो आपको आधा कहानी, पूरा कहानी या कम से कम आधा सुना दो, आइदर के बाद और आएगा, लेकिन दो समान शब्द को जोड़ने के लिए प्रयोग करेंगे। आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 ईयर्स, ये तो ऐसे ही आसान है भाई। सिंस 10 ईयर्स, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस आता है, पीरियड ऑफ टाइम के पहले 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ सिंस 10 ईयर्स, 10 वर्षों से, 5 वर्षों से, 6 वर्षों से, 8 घंटों से, 4 आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम तो 4 आएगा, 4 लगा दो। आवर न्यू नेबर्स, हमारे नए पड़ोसन जो है, हैड बीन लिविंग इन एरिजोना फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से एरिजोना में रह रहा था। बिफोर मूविंग टू दियर प्रेजेंट हाउस, वर्तमान जो प्रेजेंट हाउस है, प्रेजेंट हाउस में मूव करने से पहले 10 वर्षों से एरिजोना में रह रहे थे, फॉर 10 ईयर्स आएगा। द पेशेंट वाज अकम्पनीड विथ हिज फ्रेंड, द पेशेंट वाज अकम्पनीड, ध्यान दीजिए अकम्पनी बाई होता है, क्या होता है भाई, अकम्पनीड के साथ विथ नहीं बल्कि बाई का इस्तेमाल करेंगे, अकम्पनी के साथ बाई का इस्तेमाल करेंगे।